सारे नो सत श्री अकाल, राम राम, जय जगन्नाथ. So today we gonna start your phase equilibria. Right. Before that हम कुछ बातें कर लेते हैं. Like why you are here. आप लोग ये वीडियो क्यों देख रहे हो? Simply this means you are studying BSc Chemistry obviously, and your syllabus is CBCS affiliated. That means आप CBCS syllabus follow कर रहे हो, and आपका जो institution है वो CBCS syllabus follow कर रहा है, and you are in third sem, and I am Mr. Jivanjit to help you in this paper. That is your paper 3 I guess, and by default it is core paper VII. That is your physical chemistry 3. Am I right? प्लीज़ पहले कंफर्म कर लो फिर पढ़ना शुरू करना, नहीं तो भाई पढ़ लियो लास्ट में पता चले कि ये अपना पेपर नहीं था, ये बंदे ने क्या पढ़ा के चला गया फिर. हाँ, ओके फाइन. सो पहले कंफर्म कर लो आप बीएससी में हो कि नहीं, थर्ड सेम में हो कि नहीं, और आपका इंस्टीट्यूशन सीबीसीएस सिलेबस फॉलो करता है कि नहीं. ठीक है, एक बार सिलेबस से मैच करवा लो कि ये कोर पेपर VII लिखा है, फिजिकल केमिस्ट्री पेपर 3, and what I'm gonna do in this lecture series, I will complete you guys with this part, that is unit 1, phase equilibrium 1. Then you have unit 2 and some phase equilibrium 2 also, and वो भी मैं ही कंप्लीट करूँगा. फिर शायद आपका काइनेटिक है, केमिकल काइनेटिक्स है नेक्स्ट यूनिट में. उसके बाद कैटालिसिस एंड सरफेस केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर है फोर्थ यूनिट में. चार यूनिट हैं इस पेपर में. ठीक है, और आज यू नो कि सीबीसीएस के हिसाब से इस पेपर की क्रेडिट कितनी है? 4 क्रेडिट का पेपर है. राइट, अराउंड आपका जो थियोरी पेपर आता है 75 मार्क्स का आता है, फिर प्रैक्टिकल भी तो होता है इसका. चलो कोई ना, तो पहले ये सारी बातें कंफर्म कर लो, फिर हम शुरू करते हैं आपके फेज इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ बातें. आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और इसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको पूरी सीरीज देखनी है कि नहीं. सो लेट्स टॉक समथिंग दैट माइट मोटिवेट यू टू वॉच द फुल सीरीज, कंप्लीट सीरीज. सो कैसे मोटिवेट करूँ आप लोगों को? आप लोगों की ज़रूरत क्या है? फर्स्ट कि आपको साइंस सीखना है, साइंस के बारे में जानना है. फेज इक्विलिब्रियम रियल लाइफ में या हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है वो जानना है. आपके अंदर क्यूरियोसिटी है? बहुत कम बच्चे होंगे. फिर दूसरा मैं ये वजह दे सकता हूँ आप लोगों को कि आपको ज़्यादा स्कोर करना है, क्लास में टॉप करना है. ऑफ कोर्स दिस चैप्टर मैटर्स अ लॉट. इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि आपकी जो थियोरिटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनमें डेरिवेशन, डेफिनेशन एंड ऑल वो सब ज़्यादा होते हैं. राइट, and this chapter includes a lot of derivations, diagrams and all. right, तो आपको अगर क्यूरियोसिटी के हिसाब से साइंस को समझना है और डेली लाइफ में वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है वो सब चीज़ें जानने हैं, then also you go for the full series. and अगर आपको स्कोर भी ज़्यादा चाहिए और क्लास में टॉप भी करना है, टॉप नहीं तो कम से कम नंबर जितना, मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, एक मीडियम, एक एवरेज नंबर लेने के लिए जितनी नॉलेज की ज़रूरत होगी आपको, जितनी कॉन्सेप्ट चाहिए होगी, वो सब मैं इस सीरीज़ में डिस्कस करूँगा. ट्राई करूँगा कि सीरीज़ आपके कन्वीनियंस, स्टडी कन्वीनियंस के हिसाब से उसकी लेंथ हो, क्वालिटी अच्छी रहे, कंटेंट अच्छी रहे. मेरा क्वालिटी से मतलब था कि कंटेंट अच्छी रहे. वीडियो क्वालिटी तो आपके नेटवर्क की स्पीड के हिसाब से डिपेंड करता है ना. चलो ठीक है, पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर में है क्या क्या. राइट, सो लेट्स डिस्कस द सिलेबस फर्स्ट. देन वहाँ से पता चलेगा कि आप लोग अगर सीखना चाहते हो तो क्या सीखोगे, अगर स्कोर करना चाहते हो तो किस पार्ट से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, कौन से टॉपिक से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो. ठीक है, तो हियर ऑन योर स्क्रीन
syllabus is there। तो हाँ जी, देखते हैं, अभी आपके सामने आपका पूरा सिलेबस मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, आप लोग देख सकते हैं। क्रॉस चेक भी कर लेना अपने सिलेबस के साथ कि यही चीज़ें हैं कि कुछ छूट गया या कुछ एक्स्ट्रा आ गया, तो चेक कर लेना। उस हिसाब से आप सजेशन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फेज। आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा कि फेज क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय फेज। ऐसा नहीं है कि आपने इस चैप्टर का नाम कभी नहीं सुना होगा, थोड़ा बहुत तो पहले भी सुना होगा, थोड़ा आइडिया पहले भी होगा आपको, लेकिन आप लोगों ने इसको स्टडी नहीं किया होगा सिस्टमेटिकली, पूरा नहीं पढ़ा होगा। तो फिर फेज मतलब स्टेट ही होता है। लाइक ये सॉलिड फेज में है या सॉलिड स्टेट में है, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। फेज मतलब एक अवस्था, एक मैटर की एक स्थिति, यू कैन से, राइट। तो फेज क्या होता है और डिफरेंट सिस्टम्स में हम फेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक एक टाइप का सॉल्यूशन हम लेंगे, उसमें आपको 2 फेज मिलेंगे और उसी सॉल्यूशन में एक दूसरे कंडीशन में एक ही फेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक रियल लाइफ एप्लीकेशन बताता हूँ। आप वाटर ले लीजिए, उस पर शुगर ऐड कीजिए, क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम बोलेंगे कि सिस्टम एक फेज में है क्योंकि डिजॉल्व हो गया, पूरा होमोजीनियस हो गया वो चीज। फिर ऐड कीजिए, फिर घुल गया, फिर होमोजीनियस, फिर ऐड कीजिए, फिर ऐड कीजिए और ऐड कीजिए। लास्ट में क्या होगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिसके बाद वो डिजॉल्व होना बंद कर देगा, राइट। तब हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेशन आ गया सोल्यूशन में, अभी फर्दर एडिशन जो भी होगा, जो भी सल्यूट, आप शुगर ले लो या नमक ले लो, वो फर्दर नहीं घुलेगा, वो नीचे जम जाएगा। ओके, तो बिफोर सैचुरेशन उसमें कितने फेज थे, 1 फेज, सिंगल फेज, क्योंकि वो पूरा होमोजेनियस था। लेकिन जब सैचुरेशन हो गया, अटेन हो गया सैचुरेशन, और उसके बाद आप ऐड कर रहे हो एक स्पून और, देन वो क्या होगा, नीचे जमा हो जाएगा। तो उस पर 2 फेजेस रहेंगे, एक तो वो सोल्यूशन वाला फेज जो लिक्विड में है, और दूसरा फेज जो सल्यूट आपने अभी ऐड किया, दैट इज योर क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में, वो रह जाएगा नीचे। गॉट इट। तो फेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग सिस्टम में, ये तो मैंने आपको फिजिकल सिस्टम बताया। ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, बहुत सारे केमिकल सिचुएशंस हैं। जैसे गैस सॉल्यूशन में आपको ये इजी था क्योंकि घर में शरबत वगैरह बनाते होगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा सॉल्यूशन पानी में ही बना जाए। कभी कभी अल्कोहल में बनता है, कभी कभी ईथर में बनता है, और ये नहीं कि हमेशा वो लिक्विड हो। सॉलिड भी होता है, गैस लिक्विड भी होता है। ऐसे बहुत टाइप के सिस्टम्स होते हैं जिस सिस्टम में फेज आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम वहाँ पे देखेंगे कि कितने फेजेस हैं इन वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम्स दैट वी विल डील इन दिस चैप्टर। ओके, ऑलमोस्ट सारे सिचुएशंस हम अप्लाई करके देखेंगे कि फेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उस सिचुएशन पे, उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। देन फर्दर वी हैव कंपोनेंट्स। कंपोनेंट तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि एक फेज में क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, और एक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, राइट, कौन से पार्टिकल्स मिले हुए हैं। देन वी हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, दैट इज फेज एंड कंपोनेंट, आप इसी के लिए ही पढ़ोगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना इज वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ दिस चैप्टर, यू कैन से। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये चीज़ें ज़्यादातर इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, मेटलर्जी में यूज़ होता है। अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। यू नीड टू नो दिस थिंग्स बाय knowing or by learning how to calculate the degree of freedom. You can find various conclusions, various informations regarding a system. उसके बारे में मैं जब पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं प्रैक्टिकली, व्हाट इज द प्रैक्टिकल और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके,
तो अल्टीमेटली मैंने ये बताया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पता लगाने के लिए फेज या कंपोनेंट, सॉरी फेज एंड कंपोनेंट दोनों की कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखनी पड़ेगी आपको, कि फेज कितने होते हैं एक सिस्टम में अलग अलग सिचुएशन में, एंड कंपोनेंट्स भी कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक सिस्टम का, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, अभी सुनेंगे हम गिब्स फेज रूल क्या है। गिब्स फेज रूल में वो सिंपली इसको एंड इसको, दैट इज नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिलेट करके उन्होंने एक इक्वेशन दिया था। वो इक्वेशन कैसे डिराइव होता है वो आपके सिलेबस में है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन दैट यू कैन सी ऑन योर क्वेश्चन पेपर इन द एग्जामिनेशंस, राइट। ये आ भी सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन पहले हमें सीखना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या है इस टॉपिक में। ओके, वी हैव गिब्स फेज रूल जिसमें इन तीनों को रिलेट किया गया है ईच अदर के साथ, राइट। अगर किसी दो की वैल्यू हमें पता हो तो तीसरे की वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल अलग होते हैं रिएक्टिव के लिए एंड नॉन रिएक्टिव सिस्टम के लिए, सॉरी ये नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव है, ओके। तो दोनों सिस्टम के लिए हम गिब्स फेज रूल डिराइव करेंगे और उसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे। देन वी हैव क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। दिस इज अनदर थिंग, मे बी आप लोगों ने ये थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इससे एक्चुअली हम ये हमको अलग अलग टेम्परेचर में वेपर प्रेशर को रिलेट करना सिखाता है। लाइक अगर आप एक टेम्परेचर में किसी एक सिस्टम का वेपर प्रेशर जानते हैं तो दूसरे टेम्परेचर में उसी की वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर इज अ रिलेशन गिवन बाय क्लाउसियस एंड क्लैपेरॉन, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं। तो दिस इज क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो हम लोग इस चैप्टर में डिराइव करेंगे एज वेल एज डिस्कस करेंगे। इट्स एप्लीकेशन टू सॉलिड लिक्विड, लिक्विड वेपर एंड सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो मैंने जैसे बोला ना कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, चैप्टर का नाम फेज इक्विलिब्रियम है, तो फेज क्या है हम सीख लेंगे, फिर देखेंगे कि दो अलग अलग फेज ईच अदर के साथ कैसे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, कैसे इक्विलिब्रियम में रहते हैं, राइट। एंड दैट टू तभी मैं बताऊंगा आपको दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, दैट इज डायनेमिक एंड स्टैटिक, और यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम फॉलो होता है फेज, अलग अलग फेज के बीच में, राइट। सो हम लोग क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को अप्लाई करेंगे किस किस पे, दैट इज योर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एंड सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। अलग अलग सिस्टम्स लेंगे, अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे। ये एग्जांपल्स आपके सिलेबस में भी शायद मेंशन किया गया है, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप बस सिस्टम ही देखो, अलग अलग फेज, दो फेज हैं, इसके बीच में जब इक्विलिब्रियम आएगा उस सिस्टम में हम क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को यूज करेंगे, ओके। देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज यू कैन से इसी के वजह से ही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और जो सिग्निफिकेंस है, जो आइडेंटिटी है इस चैप्टर की, दैट इज फेज डायग्राम। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हम फेज डायग्राम कैसे बनाएं, ओके। तो फेज डायग्राम फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम, इधर आ गया आपका वो कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट। आपको कैसे पता लगाना है कि एक सिस्टम में कितने कंपोनेंट है वो मैं सिखाऊंगा आपको, ट्रस्ट मी, आता है मेरे को, थोड़ा थोड़ा आता है, मैं बता दूंगा, आप बाकी पढ़ लेना बता दूंगा पूरा, ठीक है। तो फेज डायग्राम कैसे बनाते हैं वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए, एंड उस फेज डायग्राम से हमें क्या पता चलता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट फेज डायग्राम। फेज डायग्राम बनाया क्यों? पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, गोल्ड मेडल जीतने के लिए? नहीं भैया, हम उससे और कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे कि हम फेज डायग्राम से ये पता लगा सकते हैं कि कौन से कंडीशन में, कौन से टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है सॉलिड लिक्विड के बीच में, लिक्विड गैस के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है वो कौन से कंडीशन में होगा, ये हमें फेज डायग्राम बता देता है। फेज डायग्राम देख के हमें ये चीजें पता चल सकती हैं, ठीक है।
देन फेज डायग्राम को थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ेंगे कुछ और सिस्टम्स के लिए, जैसे यहाँ पे खाली आपका था वन कंपोनेंट सिस्टम, हम उसको मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के लिए भी थोड़ा एनालाइज करेंगे। मे बी वो आपका फेज इक्विलिब्रियम पार्ट 2 में है, जो आपका यूनिट 2 में है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, एक दो एग्जांपल्स तो लेना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो फेज डायग्राम ऑफ सिस्टम ऑफ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग, पर्टिकुलरली सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जब आता है और उसकी फेज डायग्राम से हमें क्या डिटरमाइन करना है, eutectic, congruent and incongruent melting points as you can say। तो ये 3 टाइप के मेल्टिंग पॉइंट्स हम डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग फेज डायग्राम। वन मैंने बताया क्या, eutectic, दूसरा congruent, तीसरा incongruent। कोई नॉलेज है इनके बारे में? तो थोड़ा मैं बता देता हूँ। eutectic क्या होता है, जब हम दो चीज़ों को मिला देते हैं और उसकी मेल्टिंग पॉइंट उन दोनों चीजों से कम होती है। लाइक मैंने A और B को मिला दिया, A प्लस B, अभी A की मेल्टिंग पॉइंट जितनी थी A B की मेल्टिंग पॉइंट उससे कम आएगी। सिमिलरली A B की मेल्टिंग पॉइंट B के मेल्टिंग पॉइंट से भी कम होगी। तो अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब A अकेले था ए बी सोल्यूशन से उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा थी, जब बी अकेले था ए बी सोल्यूशन से उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा थी। मतलब जब दोनों मिल गए उनकी एक अलग ही पहचान बन गई, अलग ही मेल्टिंग पॉइंट आ गई जो दोनों की इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट से कम होगी, उसे बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। उसकी मेल्टिंग पॉइंट हम देखेंगे फेज डायग्राम से हमें कैसे पता चलता है। फिर वी हैव कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट मिक्सचर वो होता है जिसे हम जब मेल्ट करें वो यूनिफॉर्मली मेल्ट होता है, मतलब सॉलिड में उसकी कंपोजिशन जो होती है जब वो मेल्ट होता है लिक्विड में भी उसकी कंपोजिशन वही होती है, राइट। इनकंग्रुएंट में क्या होता है, जब सॉलिड फॉर्म में हो और हम उसे मेल्ट करें देन उसके कुछ पार्ट्स, जैसे ए बी है, ए बी एक मिक्सचर है, मैं अभी इसे मेल्ट करूं तो ए पहले मेल्ट होकर निकल जाएगा, फिर कुछ देर बाद बी मेल्ट होना शुरू करेगा, राइट। उस टाइप के सिस्टम को इनकंग्रुएंट बोलते हैं। अगर दोनों साथ में मेल्ट करना शुरू करें, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहे, सॉलिड में जो कंपोजिशन था लिक्विड में भी वही कंपोजिशन रहे, दैट इज नोन एज कंग्रुएंट। तो सिंपली मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, राइट। तो आपको यहाँ पे सीखना क्या है, फेज डायग्राम से हम मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करेंगे या स्टडी करेंगे डिफरेंट सिस्टम के लिए, दैट इज योर यूटेक्टिक, कन्ग्रुएंट एंड इनकन्ग्रुएंट सिस्टम्स, इनकन्ग्रुएंट मिक्सचर्स यू कैन से, उनके लिए हम मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करेंगे। एंड फाइनल पॉइंट विच वी हैव इन योर सिलेबस, दैट इज कंप्लीटली मिसिबल सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन कुछ लोगों ने ये सुना होगा, कुछ लोगों के लिए नई कॉन्सेप्ट होगी ये सॉलिड सोल्यूशन। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस छोटा सा डेफिनेशन है, देख लेना लेक्चर 1, वहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बता दूंगा। फिर भी ये आपके वो लास्ट लेक्चर में आएगा, लास्ट पार्ट में आएगा। इस सॉलिड सोल्यूशन की हमें फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में स्टडी करनी है। यहाँ पे लिखा है कि इंटरमीडिएट, मीडियम एंड मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट्स। तो ये एक सिस्टम है कंप्लीटली मिसिबल सॉलिड सोल्यूशन सिस्टम। उस सिस्टम की फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में भी हमें स्टडी करना है, वो भी कहाँ से होगा, फेज डायग्राम से ही होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी जो आपके सिलेबस में है, दैट इज़ मैं थोड़ा सा एक जल्दी से बता देता हूँ, थोड़ा रिकैप हो जाएगा आपका। दैट इज़ फेज क्या है, कंपोनेंट क्या है, उन दोनों को यूज़ करके डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालना है। कैसे निकालना है ये किसने बताया, गिब्स ने बताया, गिब्स फेज रूल। इन्होंने शायद 1875 में अपना जो फेज रूल है उन्होंने दिया था, राइट। मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था तो मेरे को याद है 1875। चेक कर लेना एक बार, वेरीफाई कर लेना।
देन वो जो गिब्स फेज रूल उन्होंने दिया था, जो फेज रूल दिया था उन्होंने, वो हम बोथ नॉन रिएक्टिव एंड रिएक्टिव सिस्टम के लिए देखेंगे। फाइन। तो इस पार्ट से थियोरिटिकल क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब इक्वेशन है तो वो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा देते हैं, छोटे मोटे 2 मार्क के क्वेश्चंस। ओके, देन वी हैव क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। मैंने बताया कि यहाँ पे वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया गया है, और इट्स एप्लीकेशन टू डिफरेंट सिस्टम्स, दैट इज फेज, दो फेज के बीच में जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, उस सिस्टम को हम ले रहे हैं। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, देन लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो इन सब इक्विलिब्रियम में हम क्लाउसियस-क्लैपेरॉन यूज करेंगे और रिलेट करेंगे किस किस चीज को, 2 चीजें, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, डन। And then after that we have one of the most important highlight, that is phase diagram. phase diagram हम particularly इस चैप्टर में फोकस करेंगे 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए। आपका जो नेक्स्ट यूनिट है उधर मल्टी कंपोनेंट के लिए है, लेकिन मल्टी कंपोनेंट के बारे में मैं इस चैप्टर में भी थोड़ा सा आपको नॉलेज दूंगा, ठीक है। ओके, तो फेज डायग्राम में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। मैक्सिमम होगा क्या कि हम मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे डिफरेंट सिस्टम के लिए, जैसे मैंने बताया आपको यूटेक्टिक क्या है, कन्ग्रुएंट क्या है, इनकन्ग्रुएंट क्या है, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स देखेंगे, वो कैसे वेरी कर रहे हैं एक दूसरे से। देन लास्ट में हमारे पास क्या है, सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन किसे कहते हैं, एंड उनकी फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कैसे रिप्रेजेंट होती है फेज डायग्राम के थ्रू, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हाँ जी, मेरे हिसाब से मैंने पूरा आपका जो चैप्टर है, जो यूनिट है, उसके सिलेबस के साथ एक्सप्लेन करवा दिया, आपको बता दिया कि ये चैप्टर क्यों पढ़ना है। जानने के लिए, नेचर को समझने के लिए पढ़ना है तो वो भी ठीक है, अगर स्कोर करने के लिए पढ़ना है वो भी ठीक है, दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस सीरीज़ में। सो फाइनली दिस इज जीवनजीत। I will teach you complete unit with the full lecture series. Go for it and watch. अगर आपको अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिए, अगर कोई चेंजेस भी करवाना हो, कोई मॉडिफिकेशंस, कोई इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं, then also suggest and comment in the comment box. Thank you. Have a nice day.